बड़ा मजा आएगा। मैं तो नाचूंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इनके निकाह में जाऊंगी। ये कहते ही वो खुशी से नाचने लगी, हाथों को लहराते हुए पूरे कमरे में घूमने लगी। उसकी कह कहे गूंजने लगे। नाज़िशा बेगम माथा पीटते हुए बोली कि खुदा खैर करे, तुम्हें तो अफसोस करना चाहिए। पता नहीं कैसी लड़की हो तुम, मैं क्या करूं तुम्हारा। मगर मेहरुन्निसा जरा भी गंभीर न हुई, मुस्कुराते हुए बोली कि अफसोस, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। आपको अंदाजा है, आज आपने मुझे ऐसी खबर दी है कि दिल कर रहा है आपका माथा चूम लूं। सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी इनके निकाह की, क्योंकि मुझे यकीन है कि लड़कियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके शौहर किसी और को जरा भी वक्त दें, और मैं तो बेवजह इनकी बेगम के दिमाग में इतनी उल्टी सीधी बातें डाल दूंगी कि वे मुझे पढ़ाने का सोच भी नहीं पाएंगे। वो अपने ही मंसूबों पर खुश हो रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके लिए जाल बिछाया जा चुका था। नाज़िशा बेगम ने गुस्से से हाथ झटक दिया। यही सोच है तुम्हारी? जल्दी से जल्दी तुम्हारे भी हाथ पीले करूंगी, फिर देखती हूं ये तुम्हारी खुशियां कहाँ जाती हैं। तंग कर दिया है तुमने मुझे। मेहरुन्निसा उत्साह भरे लहजे में फौरन बोली कि मुझे तो सब मंजूर है, बस आप आज के बाद रोज ऐसी खुशखबरी दिया करें। आज आप मुझे सबसे अच्छी लग रही हैं, आप जैसी माँ पूरी दुनिया में नहीं। उसके चेहरे पर मासूम सी खुशी और बचपना था, जैसे वो सचमुच दुनिया की किसी बड़ी फिक्र से आज़ाद हो। नाज़िशा बेगम ने इनकार में सिर हिलाया। उनके लबों से बेजारी भरी आवाज निकली कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसकी तो अजीब ही सोच है। क्या ही करूं इसका मैं? यह कहकर वे मायूस कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद हुआ तो मेहरुन्निसा ने फिर आईने के सामने जाकर हंसते हुए अपने बाल संवारने शुरू कर दिए। वो अपने आप से बोली कि अब पढ़ाई के ताने खत्म और मेरे सुकून के दिन शुरू। वाह बेगम साहिबा, किस्मत ने भी खूब खेल खेला है। कमरे में महावर की खुशबू और मेहरुन्निसा की हंसी गूंज रही थी। बाहर शाम की हवा में ठंडक बढ़ गई थी, मगर अंदर मेहरुन्निसा की खुशी ने फिजा को जैसे हल्का फुल्का और शोख बना दिया था। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकेगी। धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर चुका था। निकाह की तैयारियां अपने चरम पर थीं। शाम ढलते ही निकाह के स्थान पर जाने का वक्त करीब आ गया था। मेहरुन्निसा कमरे के आईने के सामने खड़ी थी, कानों में झुमके झिलमिलाते और खुले बाल कंधों पर बिखेरे। दुपट्टा उसने बेपरवाही से एक तरफ डाला हुआ था। आईने में अपनी झलक देखकर वो मुस्कुरा रही थी। उस वक्त वो बला की हसीन लग रही थी, जैसे हर नज़र को अपनी तरफ खींच ले। इसी दौरान नाज़िशा बेगम कमरे में दाखिल हुईं। एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और तुरंत घबराकर बोली कि मेहरुन्निसा, ये क्या हाल बना रखा है? अगर तायजाद राजकुमार ने तुम्हें खुले बालों में देख लिया तो बेवजह तुम पर गुस्सा करेंगे। ये बाल समेटो और दुपट्टा अदब से सिर पर लेकर महफिल में चलो। तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। हद करती हो। वे दूल्हा जरूर बने हैं, लेकिन तुम पर सख्त नजरें रखेंगे, यह बात याद रखना। मेहरुन्निसा ने आईने में ही माँ की तरफ देखा, फिर इतरा कर बोली कि मैं क्यों सुनूं उनकी बात? अब तो उनकी बेगम आ चुकी हैं। रोक टोक करनी है तो अपनी बेगम को करें। मुझ पर किसी भी किस्म का धौंस जमाने की जरूरत नहीं है। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। आए बड़े। नाज़िशा बेगम ने बेटी की जिद देखकर दोनों हाथ कमर पे रखे और तेज लहजे में बोली कि 2 थप्पड़ दूंगी तुम्हें मुंह पर। बाल बांधो फौरन। खानदान के बड़े तुम्हें तो कुछ नहीं बोलेंगे, मगर मेरी शामत आ जाएगी। तुम्हारे बड़े नवाब साहब भी डांटेंगे, तुम्हारे वालिद भी मुझे डांटेंगे। फौरन समेटो, वरना अभी तुम्हारे वालिद तो आ ही रहे हैं, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेंगे। मेहरुन्निसा मुंह बिसूरते हुए बोली कि खानदान में एक लड़की होने के बहुत नुकसान हैं। बेवजह लोग कहते हैं कि इकलौती लड़की सबकी लाडली होती है। मुझ पर तो तमाम कानून आयद किए जाते हैं। ये मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, उधर मत जाओ, यहाँ मत बैठो। यार अम्मी जान, इंसान हूं मैं, बाल खोल कर जाऊंगी। हमारी सारी चचेरी बहनों की यही शान है। फूफी की लड़कियां भी तो बाल खोल कर आ रही हैं। नाज़िशा बेगम सख्त लहजे में बोली कि फूफी की लड़कियों का खानदान अलग है, उनका वालिद अलग है, मगर तुम्हारा खानदान एक है। तुम्हें अपनी इज्जत का पास रखना है। बस, ज्यादा बहस नहीं, फौरन बाल बांधो। मेहरुन्निसा ने आईने के सामने खड़े होकर माँ को मुंह बनाकर देखा, जैसे दिल पर जबरदस्ती कर रही हो, मगर आखिरकार उसने संजीदगी से कंघी पकड़ ली और बालों को आहिस्ता आहिस्ता समेटने लगी। जैसे ही उसने बालों को जूड़े की शक्ल दी, दुपट्टा सिर पर संभाला तो उसकी खूबसूरती और निखर गई थी।
नाज़िशा बेगम के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। दिल ही दिल में बेटी की बलैयां उतारी और धीरे से दुआ की, या खुदा मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और नवाब सलीम अली खान कमरे में दाखिल हुए। वे मुकम्मल तैयारी के साथ खुशो खुर्रम दिखाई दे रहे थे। अपनी बेटी को देखकर उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। वे करीब आए और मेहरुन्निसा के सिर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोले कि मेरी लाडो रानी बहुत खूबसूरत लग रही है। मेहरुन्निसा नज़रें झुकाकर मुस्कुराते हुए बोली कि शुक्रिया अब्बू जान। नवाब सलीम अली खान ने बेगम को देखा और इत्मीनान की सांस ली। फिर बोले कि चलो, देर हो रही है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मेहरुन्निसा ने थैला उठाया। नाज़िशा बेगम ने दुपट्टा दुरुस्त किया और नवाब सलीम अली खान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। तीनों साथ साथ निकले। महल के बाहर घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी थी। शाम की हवा में हल्की खनक थी और फिजाओं में निकाह की गहमा गहमी का रंग घुल चुका था। मेहरुन्निसा ने घोड़ा गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक आखिरी नज़र अपने खुले बालों पर डाली। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ घोड़ा गाड़ी की लकड़ी में अपनी झलक देखी। दिल में अब भी जिद का शोला हल्का सा सुलग रहा था, मगर माँ और बाप के चेहरों की खुशी देखकर वो खामोशी से बैठ गई थी। घोड़ा गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही उनका सफ़र निकाह के स्थान की तरफ शुरू हुआ। शाम के झुटपुटे में गलियां दियों की रोशनियों से जगमगा रही थीं और हर लम्हा मेहरुन्निसा के लिए एक नए तमाशे का इशारा कर रहा था। कुछ देर बाद शहनाई की गूंज, दियों की चमक और बड़े आंगन की दीवारों पर जगमगाती रोशनियां सब कुछ इस बात की गवाही दे रही थी कि ये किसी बड़े घराने का निकाह है। मेहमानों की भीड़ हर तरफ फैली हुई थी। मेहरुन्निसा अपनी चचेरी बहनों के झुरमुट में बैठी थी, मगर बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसके संजीदा नक्श और सिर झुकाए बैठने का अंदाज बाकी सबकी शोखियों और कहकों के दरमियान नुमाया था। अभी वो कुछ कहती कि उसकी चचेरी बहन नसरीन करीब झुकते हुए आहिस्ता से बोली कि तुम्हें पता है, दुल्हन का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा 1 घंटा हो गया है, तैयार तो हो चुकी है मगर यहाँ पहुंची ही नहीं। मेहरुन्निसा फौरन चौंक कर बोली कि क्या, सही बताओ, कहीं तायजाद राजकुमार से निकाह से मुकर तो नहीं गई? लेकिन देखो न कितने मेहमान आए हुए हैं। नसरीन ने घबराकर कंधे उचकाए। पता नहीं, बस अजीब सा लग रहा है, कहानी कुछ और ही लगती है। मेहरुन्निसा मजीद सवाल करने ही वाली थी कि अचानक नाज़िशा बेगम हड़बड़ाते हुए उनकी जगह के पास आईं। उनकी आंखों में घबराहट और कदमों में बेचैनी साफ छलक रही थी। वे सीधी मेहरुन्निसा के पास आईं और उसकी कलाई मजबूती से थामकर तेजी से बोली कि चलो, जरा महल के भीतरी कमरे में आओ, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। मेहरुन्निसा ने हैरान नजरों से माँ को देखा। अम्मी जान, क्या हुआ है? क्यों? चुपचाप आओ, वक्त कम है, नाज़िशा बेगम सख्त लहजे में बोली और उसे साथ लेकर महल के भीतरी कमरे की तरफ बढ़ गईं। दरवाज़ा खुलते ही मेहरुन्निसा की नज़रें अंदर मौजूद लोगों पर जम गईं। वहां बड़े नवाब इस्फंद अली खान, उनके साथ उनकी बेगम शहजादी बेगम और उसके अपने वालिद नवाब सलीम अली खान मौजूद थे। कमरे की फिजा भारी थी, जैसे सबके दिलों पर बोझ रखा हो। नवाब इस्फंद अली खान खुद उठकर आगे बढ़े। उन्होंने मेहरुन्निसा के सिर पर शफकत भरा हाथ रखा और धीरे से बोले कि मेरी गुड़िया, आज देखते हैं कि तुम अपने बड़े वालिद से कितना प्यार करती हो और उनकी बात को कितना मानती हो। मेहरुन्निसा की आंखों में हैरत थी। वो लरसती आवाज में बोली कि बड़े वालिद, सब ठीक है ना? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? नवाब इस्फंद अली खान ने सिर न हिलाया। फिर भारी लहजे में बोले कि मेहरुन्निसा, आज हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेटों के हिस्से में जायदाद आती है, मगर बेटियों के हिस्से में खानदान की इज्जत। लेकिन हम तुम्हें सब कुछ देंगे, जायदाद भी और इज्जत भी। बस एक शर्त है, हमारी सिर की पगड़ी को झुकने नहीं देना। मेहरुन्निसा घबराकर कदम पीछे खींचती हुई बोली कि बड़े वालिद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेहरुन्निसा तो आप पर कुर्बान है, आप हुक्म करें, मुझे क्या करना होगा? नवाब इस्फंद अली खान ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोले कि तायजाद राजकुमार की दुल्हन वो भाग गई है, निकाह से आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया है। अब पूरा खानदान, पूरी बिरादरी, सब मेहमान इकट्ठे हैं, बारात को लौटाया नहीं जा सकता, इज्जत का सवाल है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज तुम तायजाद राजकुमार की दुल्हन बन जाओ। मेहरुन्निसा की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। कमरे की दीवारें जैसे उस पर सिमटने लगीं, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थीं। वो कांपते होठों से बोली कि मैं दुल्हन? नवाब सलीम अली खान आगे बढ़े, बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले कि मेहरुन्निसा बेटा, ये वक्त सोचने का नहीं है, खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर आज हमने इनकार किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम सब तुम पर भरोसा कर रहे हैं।
शाहजादी बेगम की आंखों में आंसू तैरने लगे। वे बमुश्किल बोलीं कि बेटी, ये कुर्बानी शायद तेरे नसीब में लिखी थी। अल्लाह तुझे सब्र दे। मेहरुन्निसा के लब कांप रहे थे। वो सबके चेहरे देख रही थी। एक तरफ बाप की बेबसी, दूसरी तरफ बड़े वालिद की इज्जत और तीसरी तरफ खानदान की सारी नजरें। दिल चीख रहा था कि वो इनकार कर दे, सबके सामने कह दे कि ये उसके बस में नहीं, मगर उसके कदम जैसे जमीन में गाड़ दिए गए थे। अल्फाज गले में अटक गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने नजरें झुकाईं और खामोशी इख्तियार कर ली। उस खामोशी ने सबको जवाब दे दिया था। नवाब इस्फंद अली खान की आंखों में इत्मीनान झलका। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोले कि मेरी बहादुर गुड़िया। नाज़िशा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर मेहरुन्निसा ने अपने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से थाम लिया था, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो कि अब तकदीर का जो फैसला है वो कबूल है। कमरे की खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं और बाहर निकाह की रौनक में किसी को खबर नहीं थी कि एक दिल अपनी ख्वाहिशों को दफन करके खानदान की इज्जत का सहारा बनने जा रहा है। बड़े आंगन में मौजूद दियों की चमक, खुशबुओं की तेज लहर और मेहमानों के दरमियान फैली हुई चहचहाट सब कुछ अपनी जगह था, मगर मंच पर एक अजीब सा सुकून तारी था। वो ताइजाद राजकुमार के बराबर बैठी थी। दोनों के दरमियान बमुश्किल चंद इंच का फासला था, लेकिन ये फासला उस लम्हे समंदर जितना वसी महसूस हो रहा था। ताइजाद राजकुमार सीधे बैठे, चेहरे पर सख्त संजीदगी के साथ सामने देख रहे थे। उनके तासुरात से कुछ समझना मुमकिन न था। काजी साहब ने कुरानी आयात की तिलावत खत्म की, फिर मुस्कुराते हुए मेहरुन्निसा की तरफ रुख किया। उनकी आवाज़ पूरे आंगन में गूंजी। मेहरुन्निसा बिनते सलीम अली खान, आपका निकाह ताइजाद बिन इस्फंद अली खान के साथ तजवीज़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मेहरुन्निसा ने लरसते हाथ अपनी गोद में मजबूती से बांध लिए। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने नजरें उठाकर अपनी माँ को देखा। नाज़िशा बेगम खामोश खड़ी थीं, मगर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में इत्मीनान के आसार साफ झलक रहे थे। मेहरुन्निसा का दिल जैसे टूट गया। उसने आहिस्ता से सिर झुकाया और जज्बात के साथ आंखें बंद करके होंठ हिलाए। कबूल है, काजी साहब ने दूसरी बार जुमला दोहराया। इस बार उसकी आवाज़ कुछ और भी मध्यम थी। दिल जैसे मजीद बोझिल हो गया था। उसने गहरी सांस भरी और कांपते होठों से फिर बोली, कबूल है। बड़े आंगन में मौजूद सब खामोशी से देख रहे थे। कुछ औरतें मुस्कुरा रही थीं, कुछ नौजवान दोस्त आपस में सरगोशियां कर रहे थे, मगर मेहरुन्निसा के लिए दुनिया जैसे घूम रही थी। काजी साहब ने तीसरी बार सवाल दोहरा दिया। अब जज्बात का बंधन टूट गया था। उसके आंसू तेजी से रुखसारों पर बहने लगे। वो रोते हुए सिसकियों के बीच में बोली, कबूल है। इसी एक लफ्ज़ के साथ ही जैसे बड़े आंगन में मौजूद खामोशी टूट गई। सबने इत्मीनान की सांस ली। औरतों की जुबानों से दुआएं बुलंद हुईं, कुछ ने खुशी से तालियां बजाईं। अब काजी साहब ने रुख ताइजाद राजकुमार की तरफ किया। उनकी आवाज़ पसान ठहरी हुई थी। ताइजाद बिन इस्फंद अली खान, आपका निकाह मेहरुन्निसा बिनते सलीम अली खान के साथ तजवीज़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ताइजाद राजकुमार ने लम्हे भर को नजरें झुकाईं, फिर सीधे लहजे में जवाब दिया, कबूल है। काजी साहब ने दूसरी बार पूछा। ताइजाद राजकुमार की आवाज़ फिर वही संजीदा और मजबूत थी, कबूल है। तीसरी बार जब सवाल किया गया तो ताइजाद राजकुमार की आंखें एक लम्हे को मेहरुन्निसा के चेहरे पर ठहरीं। उसने आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की। ताइजाद राजकुमार ने पलक झपकाए बिना कहा, कबूल है। यूं निकाह मुकम्मल हो गया। कागजात पर दस्तखत हुए। काजी साहब ने दुआओं के साथ निकाहनामा मुकम्मल किया। बड़े आंगन में मौजूद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मेहरुन्निसा के दिल पर बोझ और बढ़ गया था। उसने अपने आंसू चुपचाप दुपट्टे के पल्लू से सुखाए। दिल चाह रहा था कि उठकर भाग जाए, लेकिन पांव जैसे जमीन में जकड़ गए थे। दूसरी तरफ ताइजाद राजकुमार का चेहरा अब भी वही पत्थर जैसा था। कोई खुशी, कोई मुस्कान, कोई जज्बा उनके नक्श में झलकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक संजीदा, सख्त और बेचैन अस्तित्व जो शायद खुद भी इस निकाह की अचानक सच्चाई से दो चार था। मेहमान एक दूसरे को देखकर कह रहे थे कि खुदा नसीब अच्छे करे। कुछ औरतें पास आकर मेहरुन्निसा के हाथ थामने लगीं। बेटी रो मत, यह खुशी का मौका है। मगर मेहरुन्निसा के दिल की धड़कनों का तूफान किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद रुखसती तय हो चुकी थी। कुछ घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और दियों की हल्की रोशनियों का घेरा फैला हुआ था। मेहरुन्निसा उस कमरे के बीचों बीच सजी हुई जगह पर बैठी थी। हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएंगी।
वो लगातार यही सोच रही थी कि वो यहाँ बैठी क्यों है। वो तो किसी और का निकाह देखने आई थी, मगर तकदीर ने उसे खुद दुल्हन बना दिया। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। कदमों की आहट सुनकर मेहरुन्निसा का दिल और जोर से धड़कने लगा। ताइज़ाद राजकुमार अंदर दाखिल हुए। काली शेरवानी में उनका कद और भी रौबदार लग रहा था। पहली नज़र अपनी नई दुल्हन पर डालते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, मगर उन्होंने फौरन मुस्कान दबा ली और संजीदगी से उसकी तरफ बढ़े। वे मेहरुन्निसा के करीब पहुंचकर रुके और झुककर उसके चेहरे को देखने लगे। फिर सख्त लहजे में बोले कि बहुत उछल रही थी न तुम, मेरे निकाह का सुनकर खुशियां मना रही थीं। देखो, तुम्हारी ही काली नज़र लगी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द होते क्या हैं। आज की रात तुम्हें मुझे सहना पड़ेगा। यह कहकर उन्होंने आहिस्ता से मेहरुन्निसा का घूंघट उठा दिया। उसकी नम आंखें और कांपते होंठ जाहिर कर रहे थे कि वो अंदर से टूट चुकी है। आंसू पलकों से फिसलकर गालों पर बहने लगे। मेहरुन्निसा ने हिम्मत जुटाई, रोते हुए बोली कि खबरदार, खबरदार, जो आपने कुछ भी उल्टा सीधा सोचने का तसव्वुर भी किया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। यह सब मेरे साथ जबरदस्ती किया गया है। ताइज़ाद राजकुमार ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर ठंडे लहजे में बोले कि ये मेरा मसला नहीं है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है या तुम्हारी मर्जी से। हकीकत यह है कि अब तुम मेरी बेगम हो। मुझे तुमसे वैवाहिक सुकून चाहिए और तुम्हें मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। मेहरुन्निसा सिसकियों के बीच चीखी कि खबरदार, जो आप मेरे करीब आए, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपने अगर कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ताइज़ाद राजकुमार बिछावन पर उसके करीब बैठते हुए दुपट्टा दुरुस्त करने लगे। फिर गुस्से भरी आवाज़ में बोले कि बस खामोश रहो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं चाहिए। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम अब मेरी बेगम हो और बेगम शौहर के लिए होती है। मेरा हक है और मुझे वो चाहिए। तुम्हें पसंद हो या ना हो, ये हकीकत बदल नहीं सकती। मेहरुन्निसा आंसू पोंछते हुए बेबसी से बोली कि ये जुल्म है। मैंने इस निकाह को दिल से कभी कबूल नहीं किया। आप मेरा शोषण नहीं कर सकते। ताइज़ाद राजकुमार ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा और दबे स्वर में बोले कि मेहरुन्निसा, अब जो कुछ भी हुआ हो गया। तुम्हारे इनकार या जिद से कुछ नहीं बदलेगा। यह निकाह पूरी बिरादरी के सामने हुआ है। तुम मेरा नाम लेकर इस महल में बैठी हो। अब चाहे रोते हुए चाहे हंसते हुए तुम्हें इस हकीकत को मानना ही होगा। रात लंबी थी, कमरा रोशन मगर दिल अंधेरों में डूबे हुए थे। कमरे में खामोशी की गहरी चादर तनी हुई थी। मेहरुन्निसा के आंसू अब भी दुपट्टे के पल्लू में जज्ब हो रहे थे। वह बोझिल सांसों के साथ अपनी जगह जमी हुई बैठी थी। ताइज़ाद राजकुमार उसके करीब आए। मेहरुन्निसा का दिल और भी तेज धड़कने लगा। वो कांपती आवाज में बोली कि नहीं, प्लीज मुझे मत छुइए, मैं तैयार नहीं हूं। मगर ताइज़ाद राजकुमार के लहजे में एक अजीब सा फैसला था, जैसे वे अब कोई बात सुनने को तैयार ही न हों। वे झुके, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से बोले कि मेहरुन्निसा, अब तुम मेरी हो, चाहो या न चाहो, ये हकीकत है। मेहरुन्निसा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी पकड़ मजबूत थी। वो रोती रही, विरोध करती रही, मगर वे करीब आते चले गए। उनकी सांसें मेहरुन्निसा के चेहरे से टकराईं तो उसके वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। वो फूट कर बोली कि ये जबरदस्ती है, यह गुनाह है, आप मुझे मत छुइए। ताइज़ाद राजकुमार के चेहरे पर कड़ी संजीदगी थी, मगर एक पल को उनकी आंखों में चाहत की तपिश झलकने लगी। वे झुके और अपने होंठ उसके गाल के करीब ले आए। उनकी सख्ती में भी एक नरमी थी, जैसे अपने हक को साबित करने के साथ साथ तस्कीन तलाश कर रहे हों। मेहरुन्निसा ने दोनों हाथों से उन्हें रोका, मगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। कमरा अब उस जद्दोजहद और खामोश इज़्तिराब का गवाह बन चुका था। वे धीरे धीरे उसमें समा गए थे, उसे अपना बना लिया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ निकला था। हल्की धूप आंगन की खिड़कियों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर कमरे की फिजा में रोशनी नहीं थी, घुटन थी। मेहरुन्निसा बुरी तरह सिसक रही थी। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था और आंखें सूज चुकी थीं। वो शहजादी बेगम के सीने से लिपट कर लगातार यही दोहरा रही थी कि बड़ी अम्मी जान, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ मत रखिए। यह मेरा निकाह नहीं था, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। शहजादी बेगम का हाथ उसके सिर पर था, मगर उनका चेहरा भी उलझन और परेशानी से भरा हुआ था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला और ताइज़ाद राजकुमार अंदर आए। उनके माथे पर शिकने, आंखों में सख्ती और पूरे वजूद से गुस्सा झलक रहा था। उनकी भारी आवाज़ गूंजी, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, बताऊं कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। मेहरुन्निसा के होंठ थरथरा गए, वो एकदम खामोश हो गई। डर के मारे माँ जैसी हस्ती के सीने में और छुप गई।
परेशान आंखों से तायजाद राजकुमार को देखा, जो आग बबूला होकर सामने खड़े थे। क्या मसला है? क्यों रो रही हो? कोई मर गया है जो इतने आंसू बहा रही हो? मेहरुन्निसा भर्राई हुई आवाज में बोली कि मुझे मेरी अम्मी जान के महल जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे साथ जो हुआ है वो जुल्म है। इज्जत के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद की गई है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तायजाद राजकुमार ने एक तंजिया कहकहा लगाया। जिंदगी बर्बाद? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं। सुन लो मेहरुन्निसा, मैं कोई उठाई गिरा नहीं हूं। तुम्हारा शौहर हूं और शौहर के साथ यूं जुबान दराजी मुझे पसंद नहीं। वे और कुछ कहने ही वाले थे कि शहजादी बेगम जल्दी से बोली कि क्या हो गया है तायजाद? इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? ये बच्ची डरी हुई है। तायजाद राजकुमार पलट कर बोले कि अम्मी जान, आप चुप रहिए, ये सब मैं संभाल लूंगा। इसका दिमाग मुझे ही ठीक करना आता है। ये कहकर वे आगे बढ़े और मेहरुन्निसा का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। मेहरुन्निसा चीख मारकर बोली कि छोड़ दीजिए मुझे, खुदा के लिए छोड़ दीजिए। बड़ी अम्मी जान, मुझे बचाइए। मगर तायजाद राजकुमार के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने उसका बाजू और मजबूती से थामा और जोर से खींचकर खड़ा कर दिया। मेहरुन्निसा बुरी तरह कांप रही थी। उसका दुपट्टा शहजादी बेगम के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। चलो मेरे साथ, तायजाद राजकुमार ने दांत पीसते हुए कहा। मेहरुन्निसा रोते हुए विरोध करने लगी। दरवाजे के पल्ले थामने की कोशिश की, मगर उनकी पकड़ से बच न सकी। उसकी सिसकियां और इल्तिजाएं कमरे में गूंज रही थीं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, ये है जुल्म है। बड़ी अम्मी जान प्लीज कुछ करें। शहजादी बेगम बेबसी से सब देख रही थीं। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर वे बेटे के सामने कुछ न कह सकीं। तायजाद राजकुमार उसे घसीटते हुए बाहर निकाल लाए। मेहरुन्निसा कदम संभालने की कोशिश करती रही, मगर बार बार जमीन पर लड़खड़ाती। उसके आंसू जमीन पर बिखरते जा रहे थे और कमरा उसके दर्द की गूंज से भर गया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। वो अपने कमरे में ही रही। छज्जे पर शाम का धुंधलका उतर रहा था। आसमान पर चांद निकल चुका था और ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। मेहरुन्निसा आंसू छिपाने की कोशिश करती हुई खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी और दिल में दर्द की गहराई थी। वो चांद को यूं देख रही थी जैसे उसकी चमक से अपना दुख बांटना चाहती हो। कुछ लम्हों बाद पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। तायजाद राजकुमार धीरे धीरे चलते हुए आए और उसके बराबर खड़े हो गए। वे बोले कि क्या सोच रही हो? मेहरुन्निसा चौंकी जैसे होश में लौट आई हो। उसने जल्दी से दुपट्टा संभाला और कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर तायजाद राजकुमार ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ सख्त थी और लहजा हुक्म भरा। रुको, यहीं खड़ी रहो। मुझे बताओ, क्या सोच रही हो? तुम्हारे दिमाग में जो भी है, एक एक बात सुननी है मुझे। मेहरुन्निसा नजरें झुकाते हुए कांपती आवाज में बोली कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जब भी बात करती हूं आप गुस्सा कर देते हैं। आपको सामने वाला इंसान ही नहीं लगता। आपने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तायजाद राजकुमार की आंखें लाल हो गईं। वे दहाड़ कर बोले कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? बोलो, तुमने बड़ों की मर्जी से निकाह किया है। मैंने तुम्हारे सिर पर तलवार नहीं रखी थी। फिर ये इल्जाम क्यों? मेहरुन्निसा के आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोली कि ये सब आप ही ने करवाया है, मुझे सब पता है। तायजाद राजकुमार के तेवर और सख्त हो गए। वे झुककर बोले कि अच्छा, किसने कहा तुम्हें कि ये सब मैंने करवाया है? मेहरुन्निसा कुछ पल खामोश रही, फिर आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके बोली कि तो खानदान में और राजकुमारियां भी थीं। आप उनसे निकाह कर लेते। सिर्फ मेरा ही चुनाव क्यों हुआ? तायजाद राजकुमार ने तल्खी से हुंकारा भरा और सख्त लहजे में बोले कि क्योंकि तुम हमारे खानदान की हो। फूफी की बेटियां अलग खानदान की हैं, उनसे निकाह मुमकिन नहीं था। तुम जानती हो हमारे खानदान के उसूल। इज्जत सिर्फ तुम ही संभाल सकती थी। मेहरुन्निसा ने सिर इनकार में हिलाया। ये उसूल सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? मैं इंसान नहीं हूं? मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। तायजाद राजकुमार के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। वे सख्त लहजे में बोले कि बातों में वक्त ज़ाया मत करो, रात ज्यादा हो रही है। अंदर चलो। मेहरुन्निसा एक कदम पीछे हटते हुए बोली कि मुझे नहीं जाना अंदर, मुझे ये कैद कबूल नहीं। तायजाद राजकुमार ने उसकी मुज़ाहमत पर दांत भींच लिए। उनका हाथ फिर से सख्ती से पकड़ा और खींचते हुए बोले कि बस, जिद खत्म करो, तुम्हें अंदर जाना ही होगा। मेहरुन्निसा जोर जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। छोड़ दीजिए मुझे। आपको मेरा दर्द क्यों नहीं समझ आता? आप मुझे मेरी मर्जी से जीने क्यों नहीं देते?
मगर ताइजाद राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी पकड़ पहले से और भी मजबूत हो चुकी थी। वे मेहरुन्निसा को घसीटते हुए कमरे की ओर ले गए। मेहरुन्निसा की सिसकियां हवा में गूंज रही थीं। चांद की रोशनी उसके आंसुओं पर झलक रही थी और शाम की ठंडी हवा भी उसकी बेबसी को कम नहीं कर पा रही थी। वक्त तेजी से गुजरता रहा और एक हफ्ता और बीत गया। उस शाम कमरे का माहौल कुछ अलग सा था। पर्दों के पीछे से हल्की रोशनी भीतर आ रही थी और खामोशी ऐसी छाई थी जैसे वक्त ठहर गया हो। मेहरुन्निसा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसकी नज़र ताइजाद राजकुमार पर पड़ी जो बिछावन के किनारे बैठे कागजात पर व्यस्त थे। चेहरा बेहद संजीदा था और उंगलियां कलम पर तेजी से चल रही थीं। मेहरुन्निसा हिचकिचाते हुए पास आई। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो धीरे से उनके बराबर बैठ गई और नरम लहजे में बोली कि मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ा वक्त मिल सकता है? ताइजाद राजकुमार ने एक नज़र उस पर डाली जैसे पल भर को सोच में पड़ गए हों। फिर खामोशी से कागजात बंद कर दिए और सिर हिलाकर बोले कि कहो, क्या कहना है? मेहरुन्निसा कुछ लम्हों तक गहरी खामोशी में डूबी रही। उसके चेहरे पर उलझन और आंखों में ढेरों सवाल थे। फिर हिम्मत जुटाकर बोली कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। निकाह से पहले आप मुझे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, हमेशा कहते थे मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश हैं। मैं सजती संवरती हूं तो भी आपको कोई परवाह नहीं। ये सब क्या है? और आपने दोनों पुरुष सेवकों को भी अचानक निकाल दिया, सिर्फ सेविकाएं रखी हैं। बड़ी अम्मी जान भी यही कह रही थीं। ताइजाद राजकुमार, आप चाहते क्या हैं? आज आप साफ साफ बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निकाह आपकी अपनी मर्जी से हुआ है? सब कुछ पहले से एक योजना के तहत? यह कहते कहते उसकी आवाज रुक गई। ताइजाद राजकुमार ने गहरी सांस लेकर कुछ लम्हों तक उसे देखा, फिर बिछावन की पीठ से टेक हटाई और उसके करीब आकर धीरे से बोले कि सच जानकर क्या करोगी? मेहरुन्निसा ने तुरंत जवाब दिया। आंखों में आंसू उतर आए। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं आप पर जबरदस्ती नहीं थोपी गई। अभी उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि ताइजाद राजकुमार ने अचानक आगे बढ़कर उसकी कमर में बाजू डाल लिया। मेहरुन्निसा चौंककर उनकी आंखों में देखने लगी। वे बहुत करीब आ गए थे। आवाज भारी और गहरी थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, निकाह से पहले भी और अब भी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे महल क्यों आता था? तुम्हें पढ़ाने के बहाने, सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। मेहरुन्निसा के होंठ कांप गए। वह कुछ बोल न सकी। ताइजाद राजकुमार ने उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया और सिलसिला जारी रखा। जिस राजकुमारी से मेरा निकाह होने वाला था वो सब एक नाटक था। उसे मैंने ही पैसे दिए थे ताकि सबको भटका सकूं। असल मकसद सिर्फ तुम तक पहुंचना था। मैं सीधे तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं मांग सकता था। वालिद साहब तुम्हारे वालिद को कमतर समझते थे और अम्मी जान भी कभी राजी न होती, लेकिन जब हमारी बिरादरी की इज्जत का सवाल आया तो सब खामोश हो गए। तभी तुम्हें खुशी खुशी कबूल कर लिया गया। मेहरुन्निसा ने आंसू भरी आंखों से हैरत में सिर उठाया। यानी वो सब आपका ही किया धरा था? मैं बिल्कुल ठीक सोच रही थी। ताइजाद राजकुमार ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले कि तो और क्या, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो और मुझे इस पर फख्र है। मेहरुन्निसा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये कमजोरी के नहीं, सुकून के आंसू थे। वो धीमे से बोली कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? ताइजाद राजकुमार ने उसके बालों पर हाथ फेरा और मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ कहा कि क्योंकि तुम्हें खोना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर यह निकाह किया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। मेहरुन्निसा का दिल पिघल चुका था, क्योंकि उस एक हफ्ते में वे उसके इतना करीब आ गए थे कि उसे ये सब सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसने कांपते हाथों से ताइजाद राजकुमार का हाथ थामा और धीरे से बोली कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये यकीन कि आप मेरे साथ हैं। ताइजाद राजकुमार ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा कि हमेशा रहूंगा। अब ये आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कुराहटें होनी चाहिए। मेहरुन्निसा ने खामोशी से सिर झुका लिया और पहली बार उसके दिल पर इत्मीनान उतर आया। कमरे का माहौल बदल चुका था। खामोशी के बजाय अब मोहब्बत की खुशबू फैल चुकी थी। दोनों की आंखों में अब वही सुकून था जिसकी तलाश में उन्हें एक दूसरे तक पहुंचाया था। एक नया सफर शुरू हो चुका था, खुशियों और मोहब्बत के।